नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, हम इस चैनल पर प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन की एक विशिष्ट श्रृंखला, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और साथ साथ में ही समसामयिक विषयों को हम लेकर चलेंगे। इस खंड में हमने सबसे पहले लिया है इतिहास को, तो हम प्रारंभ करते हैं इतिहास का यह खंड। आप जानते हैं कि इतिहास हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वह अकादमिक परीक्षाएं हों या चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों। तो अब हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अध्ययन इतिहास का। इस विषय को हम प्रारंभ करें इससे पहले हम यह जानें कि इतिहास होता क्या है। तो हमारा सबसे पहले ही हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास को यदि हम परिभाषित करें एक सामान्य समझने के हिसाब से, तो इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में यानी जो पास्ट में घटित हुई घटनाएं हैं उनके बारे में हमारे को जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में यानी अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और उन्हीं घटित घटनाओं के अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न यह है कि क्या इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो क्या हम उन सभी को क्या इतिहास कह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि हम इतिहास उसी को कहेंगे कि जो अतीत में हमारे पास में घटनाएं घटित हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और जिनके होने के हमारे पास स्रोत यानी सोर्सेज हैं, प्रमाण हैं, और उन्हीं के अध्ययन को हम इतिहास कहेंगे। अब हम यह समझें कि जो इतिहास है उसे हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री जो ये शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड यानी एक यूनानी भाषा का शब्द है, और हिस्ट्री जो ये डिराइव्ड हुआ है यानी ये व्युत्पन्न हुआ है, ये शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब इसमें ऐसा है कि एक इन्वेस्टिगेशन या मतलब काफ़ी शोध, जो प्रमाण के साथ में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम हिस्टोरिया यूनानी भाषा में कहते हैं। इस प्रकार हिस्टोरिया का मतलब यह हुआ कि जो ऐसी घटनाएं जिनको इन्वेस्टिगेशन, जिनको सोर्सों के आधार पे हम प्रमाण के साथ जिनको हम मानते हैं कि ये घटनाएं घटित हुई हैं, उनको यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। तो एक व्यक्ति थे, यूनानी व्यक्ति थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व से 500 साल पहले, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इस पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक में, हेरोडोटस ने अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें बताया, उल्लेख किया। इस पुस्तक में उन्होंने इतिहास के बारे में घटनाएं कुछ ली। तो और यह कार्य सबसे पहले किया इसने, हेरोडोटस ने। जो ये अतीत में घटित घटनाओं का जो कार्य है उसको लिखने का, उसको एक जगह किसी पुस्तक के रूप में लिखने का यह कार्य किसके द्वारा किया गया? यह कार्य किया गया हेरोडोटस के द्वारा। इसीलिए हम हेरोडोटस को ही हम इतिहास का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। अब हमने ये बात की कि जो अतीत में घटनाएं घटित होती हैं तो उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं, और उन घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं कि जिनके हमारे पास प्रमाण हैं, सोर्सेज हैं। तो हमारे सामने ये आता है कि अतीत में जो घटनाएं घटित होती हैं तो उनको हम जिन स्रोतों से हम जिनको जानते हैं, ये स्रोत, ये सोर्सेज हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं? ये स्रोत हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है
पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लेते हैं हमारे अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां एक्सेट्रा, इनको हम इसमें लेते हैं। जो इनको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा हमारे पास में होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हम इसको हम तीन भागों में इसका समझ सकते हैं। इसको पहला हमारे पास में होता है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इसको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं और ये जो इनके आधार पे यानी जो अतीत में हमारे पास जो घटनाएं घटित हुई हैं, ये घटनाएं इन दो आधारों पे, या तो उनका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या उनका हमारे पास में कोई लिटरेरी सोर्स हो। ये दो बेस या इन दोनों में से किसी एक का हमारे पास कोई प्रमाण मिलता है तो उन घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे। यदि इन दो में से किसी एक पे या दोनों पे खरी नहीं उतरती है तो हम उसे इतिहास नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ पास्ट कहेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास में इतिहास की जो एक परिभाषा और एक इतिहास जो विषय है उसे हम अगर समझें तो हमारा ये रहा कि इतिहास क्या है। इतिहास एक ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में हमको जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में यानी भूतकाल में हमारे पास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और उन्हीं घटित घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास। इसके साथ में ही हमने यह समझा कि इतिहास है, इसे ग्रीक वर्ड यानी यूनानी भाषा में हम क्या कहते हैं और ये किस यूनानी भाषा के किस शब्द से डिराइव हुआ है। तो हमारे सामने आया कि ये हिस्टोरिया से डिराइव हुआ है। बाद में हमारे सामने बात आई कि ये जो कार्य है हिस्टोरिया का मतलब यानी लेखन का कार्य किसने सबसे पहले किया, तो यह कार्य यूनानी व्यक्ति यानी ग्रीक पर्सन इनका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने ये कार्य सबसे पहले किया। तो इसीलिए हम हेरोडोटस को ही हम इतिहास का पिता कहते हैं। उसके बाद में ये आया कि क्या हम सभी घटनाओं को इतिहास कह सकते हैं, तो नहीं। हमारे पास में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों या हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हों, इन दो सोर्सों के आधार पे या इन दोनों में से कोई एक हो, इन जिनके आधार पे कोई घटना घटित होती है और जिसकी पुष्टि होती है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो यह हमारे पास में आया क्या है, इतिहास। अब हम हमारे भारतीय इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे जो भारतीय इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने तीन भागों में, तीन खंडों में इतिहास, भारतीय इतिहास का विभाजन करके हमें अध्ययन के लिए इसको सुविधाजनक बनाया है। तो भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया गया है वह तीन भागों में किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का भी विभाजन आगे, क्योंकि ये कालखंड बड़ा होने की वजह से इसका भी आगे जाके तीन भागों में इसका विभाजन हमारे इतिहासकारों ने किया है। उसमें सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारे पास में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब मूलतः हमें यह समझना है कि इन तीनों में यानी जो प्राचीन भारत का जो विभाजन किया गया है तीन भागों में, उसमें जैसे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, तो इन तीनों में मूलतः अंतर क्या है। पहले बात हम करते हैं प्रागैतिहासिक काल की यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की।
तो जो इन तीनों में मूल अंतर है वह यह है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके हमारे पास में अवशेष, इसके हमारे पास में अवशेष हैं और इसके हमारे पास में लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में इसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते। ये क्या हुआ है हमारा प्रागैतिहासिक काल, यानी इसका जो अध्ययन हम करते हैं उसका जो उसके जो सोर्सेज हैं वह केवल और केवल अवशेष हैं। अब बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास में अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, यानी अवशेष प्लस लिखित साक्ष्य हमारे पास दोनों हैं, अवशेष और लिखित साक्ष्य। लेकिन यहाँ क्या है कि जो यहाँ के जो लिखित साक्ष्य हैं उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब यह है कि आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो इतिहास है उस काल की जो बात हम करते हैं तो उसमें मानव ने लिपियों का आविष्कार कर लिया था और वह लिखना पढ़ना सीख गया था और उसने लिपियों के आधार पे उसने लिखा, लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं कि उनकी जो लिपि थी वो एक भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में जो उन्होंने लिखा यानी वो अपने संदेश में या वो क्या कन्वे करना चाहते थे उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की यानी हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हमारे पास में अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं। अवशेष प्लस लिखित साक्ष्य दोनों हमारे पास में इसके लिए उपलब्ध हैं और जो यहाँ पे हमारे पास जो लिखित साक्ष्य हैं उनके सभी के सभी लिखित साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है। इस प्रकार जो हमने जो प्रागैतिहासिक प्राचीन भारत का जो हमने विभाजन किया 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो इन तीनों में मूलभूत अंतर यह हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में मानव के द्वारा जो अध्ययन का जो हम बेस है वो ओनली अवशेष हैं और हमारे को कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था। और आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमारे पास अवशेषों के साथ साथ में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन यानी यहाँ लिखित साक्ष्य हैं लेकिन जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था उस काल में मानव के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था, यानी वह लिखना पढ़ना सीख गया था, लेकिन उनके द्वारा जो लिपि लिखी गई उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके लिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब बात आती है ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल का जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं और इन लिखित साक्ष्यों को सभी के सभी जो साक्ष्य हमारे पास हैं उन सबको पढ़ लिया गया है। इस प्रकार प्राचीन भारत के 3 मोटे रूप से हमने विभाजन किया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब फिर हम बात आते हैं कि जो ये प्रागैतिक इन तीनों में से प्राचीन भारत के इन 3 खंडों में से प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड था वह लंबा है, तो इसको आगे चल के इतिहासकारों ने 2 भागों में इसे और आगे इसको विभाजित किया, जो है एक पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। पाषाण युग यानी स्टोन एज और धातु युग यानी मेटल एरा। तो पाषाण युग में जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे मानव के द्वारा केवल और केवल पत्थरों का उपयोग किया जाता था, और धातु युग इसमें मानव के द्वारा तांबे का भी आविष्कार कर लिया गया था। अब यहाँ पे जैसा कि अब हम प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का जो आधार था इसमें मानव की स्थिति ऐसी थी कि उसने आग का आविष्कार कर लिया था और साथ साथ में ही उसका जो जीवन था वो एक आखे तक का था। वह एक फूड कलेक्टर मतलब भोजन संग्राहक के में कार्य किया करता था और इधर उधर जीवन यापन करता था, यानी स्थायित्व नहीं था, और आग का आविष्कार उसने कर लिया था। आगे चल के जब बात इसमें प्रागैतिहासिक काल के बाद में जो पाषाण युग है, इस पाषाण युग का जैसे नाम से स्पष्ट है
पत्थरों का उपयोग किया करता था। और उसके बाद में जो आया हमारा धातु युग। तो धातु युग, तो इसको हम ताम्र युग भी कह देते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा जो सबसे पहले जिस धातु का आविष्कार किया गया था वो कॉपर थी। अब ये जो पाषाण युग है, इस पाषाण युग को भी, क्योंकि इसका भी काल लंबा होने की वजह से इतिहासकारों ने इसको भी आगे चल के 3 भागों में, 3 खंडों में विभाजित किया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, और दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड। तीसरा हमारे पास आता है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इनका जो काल निर्धारण है वह इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष से लेके 8000 ईसा पूर्व तक। और जो मध्य पाषाण काल है, इसका काल है ईसा के 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल है वह है हमारा 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। अब इनमें अंतर क्या है कि पुरापाषाण काल जो स्टोन एज का वह भाग है जिसमें जो मानव की स्थिति थी वह एक फूड कलेक्टर यानी भोजन संग्राहक के रूप में थी। उसने आग का आविष्कार उसने कर लिया था, और वह अपने जो पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था शिकार के लिए, और वह एक भोजन संग्राहक के रूप में था। और जो पुरापाषाण के बाद जब मध्य पाषाण काल आता है तो मानव के द्वारा पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया। तो मध्य पाषाण काल, और फिर जब मानव के मस्तिष्क का धीरे धीरे और विकास हुआ तो वह मतलब और उसमें स्थायित्व आया, और उसने यहाँ पे कृषि भी उसने, खेती बाड़ी भी उसने शुरुआत कर दी। तो यह हमारे पास में पाषाण युग जो है, ये हमारे पास 3 भागों में हमारे पास में इसका विभाजन हमने किया। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब उसके बाद में हम बात करते हैं धातु युग। इसको धातु युग कहते हैं, इसको आप ताम्र युग भी कह सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जिस धातु का आविष्कार किया गया था वह कॉपर थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि धातु युग हमारा 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक यह रहता है। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास। तो 2500 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो मानव ने क्या किया कि लिपियों का उसने आविष्कार कर लिया, मतलब यानी वो पढ़ना लिखना सीख गया। तो अब हम क्या है कि 2500 ईसा पूर्व के ही दौरान हम किस काल में प्रवेश कर जाते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था उसमें हमारे पास में क्या है कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कहाँ कि धातु युग के दौरान ही, क्या कि जब मानव के द्वारा जब ये आविष्कार कर लिया गया लिपियों का, वह लिखना पढ़ना सीख गया, तो हम आगे आद्य ऐतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जो बात हम करते हैं तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल है। और आद्य ऐतिहासिक काल, इसी में हम पढ़ते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की 2 महत्वपूर्ण सभ्यताएं, एक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी वैदिक सभ्यता। इसके बाद में हमारे पास में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है हमारा 600 ईसा पूर्व से लेके ये 712 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पे क्या है कि 600 ईसा पूर्व में मानव के द्वारा लोहे की खोज हो जाने के कारण हमारा जो हम है ऐतिहासिक काल में हम प्रवेश करते हैं, और ये 712 ईस्वी तक हमारे पास से रहता है। 712 ईस्वी इसलिए क्योंकि इस 712 ईस्वी में ही हमारे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका समय प्रारंभ होता है 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का। इसमें हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडेवल इंडिया का इतिहास। यहाँ पे 1707 ईस्वी इसलिए क्योंकि 1707 में ही मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है,
तो यहाँ 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का जो समय है वह हमारे लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास रहता है। इसके बाद में 1707 ईस्वी से लेके 1947 तक का जो समय है वह हम लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें भी 1707 से लेके जो 1947 तक का जो हमारे पास टाइम है, समय है, इसमें हम 1885 से लेके 1947 तक का जो समय है वह हमारे लिए रहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इसमें हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास का विभाजन जो 3 भागों में हमने किया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार जो किया गया ये विभाजन है, इसी विभाजन के अनुसार हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको हमारी जो इस आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें जिसकी पुष्टि हम सोर्सेज के बेस पे करते हैं, जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य हों या पुरातात्विक साक्ष्य हों, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे इतिहास को जानने में जो स्रोत यानी सोर्सेज हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आगे अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास। उसमें हम ये जानेंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे हम किन किन स्रोतों के आधार पर हम उसका जान सकते हैं कि हमारा इतिहास रहा है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम इतना ही। आगे की जो हमारी क्लास होगी वह हमारी प्रारंभ होगी, उसमें हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। धन्यवाद मित्रों।